भाग्य विधाता कहूँ तुम्हें या भाग्य रचयिता, भाग्य विधाता कहूँ तुम्हें या भाग्य रचयिता, ज्ञान का अविरल स्रोत जिसमें हो बहता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, किसी को बनाने में जो स्वयं को मिट जाता, किसी को बनाने में अपने आप को मिटा देने वाले तमाम आप गुरुजनों को कोटिशः प्रणाम। अपनी कहानी के साथ मैं आपके बीच आग्रह करने वाला हूँ। तो हमारे अनुरोध और आग्रह से पहले एक कहानी निमित्त है आपके लिए। एक व्यक्ति है समझदार। मैं समझदार व्यक्ति के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा शब्द आँख वाला। थोड़ा सा शब्दों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। जब मैं एक इस्तेमाल करूँ आँख वाला तो उसका अर्थ है जिसे बोध है, जिसे समझ है। और जब इस्तेमाल इस बात का करूँ कि अंधा, तो इसका अर्थ ये नहीं केवल समझा जाएगा कि वह आँख से अंधा है। इसे यह भी समझा जा सकता है अबोध है, नासमझ है, या अपनी किसी दीवानगी में या अपनी किसी तरीके की भावना में इतना बह गया है कि उसे कुछ दिखता नहीं है अपने भविष्य के बारे में। तो इस अपेक्षा के साथ कि आँख वाला और अंधा से आशय हम समझ बैठे होंगे, एक आँख वाले की दोस्ती एक अंधे से हो जाती। दोस्ती भी बड़ी अजीब तरीके से होती है। अंधा एक लाठी की सहायता से अपने जीवन को चला रहा है, परंतु ऐसा होता है संयोग से कि उसकी लाठी खो जाती है। जब उसकी लाठी खो जाती है तो एक दिन वह यूं ही सड़क को पार कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि सड़क पे की दशा कैसी है। ठीक निकट से एक गाड़ी गुजर रही थी और वहीं पे कुछ दूरी पर आँख वाला उसे देख रहा था। उसे लगा कि गाड़ी से यह धक्का खा जाएगा। उसने आँख वाले ने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए झटके के साथ अंधे को अपनी ओर खींचा और उसका बाँह पकड़कर, हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे कहता है, अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? अंधे ने आँख वाले का हाथ टटोल कर कहा, हाँ दोस्त, अंधा ही तो हूँ, दिखता नहीं है। अब हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं। दोनों की दोस्ती बढ़ गई। दोनों जहाँ जाते थे साथ साथ जाते थे। लेकिन अचानक ऐसा होता है, चलते 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 जीवन आगे बढ़ता है। एक बार एक ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ रेत है, ठंड बहुत है। और रेत की एक बड़ी खासियत है, रेत मतलब बालू वाला, राजस्थान कह सकते हैं उसको कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो उसकी एक खासियत होती है, वो गर्म बहुत जल्दी होता है, ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। तो उसमें काफ़ी ठंड है और वो रेतीले क्षेत्र में है। वहाँ पर दोनों को रात बितानी पड़ती है। ऐसी स्थिति आ जाती है ज़िंदगी में कभी कभी कि घर हो लेकिन इसके बाद भी आपको चौराहे पे रात बितानी पड़ जाए। तो इनको ऐसा होता है दोनों का कि इन्हें एक रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी रात को गुजारनी पड़ती है। दोनों सो गए, दोनों आराम करने लगते हैं और कंबल उम्बल ओढ़ करके, रजाई वजाई ओढ़ करके वो आराम करते हैं। एक बात जो बहुत ध्यान में रखना है, इससे पहले मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, प्रायः प्रत्येक दिन जागता पहले आँख वाला ही है। और आँख वाला पहले जग कर उस अंधे को जगाता था, उठाता था और फिर दैनिक चर्चा शुरू होती थी, दैनिक कहानी शुरू होती थी। लेकिन आज एक संयोग है कि आज नींद पहले खुल जाती है अंधे की। और उसने अपने पड़ोस में ऐसे ऐसे हाथ सोच करके देखा, टटोला, तो उसको एक बहुत मुलायम सा एक सोया हुआ मुलायम सा, उसी तरीके से जिस डंडे को कभी वो पकड़ा करता था, वो डंडा जैसे कुछ दिखाई देता है, एहसास होता है, दिखाई नहीं देता, एहसास होता है। एक डंडे जैसा एहसास उसको होता है। वो दरअसल सांप है जो ठंड में दोनों के बीच में जाकर ठिठुर कर सो गया है। अब उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में उसने सांप को देखा नहीं।
सांप को देखा ही नहीं, इसलिए उसको तो लगा कि ये मेरा डंडा है, और वो डंडा की अनुभूति उसे थी, क्योंकि पहले वह डंडा लेकर के चला करता था। तो डंडा की अनुभूति उसे थी, इसलिए उसको लगा ये मुलायम कोई डंडा है। वो उठा लेता है हाथ में और उठकर भगवान को कहता है, धन्य हो प्रभु, तूने मेरा डंडा वापस कर दिया, मेरा सहारा वापस कर दिया, मुझे लाठी दे दी। प्रायः नासमझी में लोग सांप को लाठी समझ ही बैठते हैं, सहारा समझ ही बैठते हैं। जिस उम्र में विद्यार्थी रहते हैं उस समय जो काम वो करते रहते हैं उसे वो अपने जीवन का मकसद वो समझते ही हैं, शायद कि मेरे जिंदगी को निर्मित करने वाला है, और प्रायः ऐसा समझ नहीं बैठते। अब सांप को उठाकर वो भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रभु आपने मेरी सुन ली और मुझे लाठी दे दिया। अब इस पर आंख वाले की भी नींद खुली। आंख वाला उठता है और वो देखता है कि आज ये किसको धन्यवाद दे रहा है सुबह सुबह। तो हाथ में पकड़े हुए सांप को देखता है। ध्यान में रखना है, सांप अभी अस्फूर्ति उसमें नहीं आई है। कारण क्या है? ठंड के कारण वो ठिठुर सा गया है और उसको पकड़े हैं। ये कहानी काल्पनिक है, प्रतीकात्मक है, लेकिन इस कहानी का जो संदेश है वह अर्थपूर्ण है, उसे हमें समझना है। अब उसने उठाने के बाद उसको कहता है, मेरे दोस्त तुम हाथ में सांप पकड़े हो। समझदार व्यक्ति, आंख वाला व्यक्ति जिसे समझ है सांप की, वो बताता है उसको कि मेरे दोस्त तुम अपने हाथ में सांप पकड़े हो। कभी कभी नहीं, कई बार ऐसा होता है, या समझ ले बहुत बार ऐसा ही होता है। जब आप किसी को ये कहेंगे कि मेरे दोस्त जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसकी मंजिल किसी गड्ढे में, किसी खंडहर में, किसी खाई में, किसी घाटी में समाप्त होती है, तो आपकी बात को नहीं मानेगा। समझदार ने जब ये कहा, आंख वाले ने कहा कि तुम जिसे पकड़े हो वो सांप है, तो उसे और उल्टा लगता है। कहता ओ मैं तो अबोध हूं, मुझे तो आंख नहीं है, मैं देख नहीं सकता हूं ना, इसलिए ये मुझको चाल चल रहा है। जरूर मेरे हाथ में उल्टी चीजें, और अब उसके समझ में और उल्टी बातें आ जाती हैं कि मेरे हाथ में जो है वो बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, शायद रत्न है कुछ, जिसे चाहता यह है कि मैं फेंक दूं और वो उठा ले। उसने बहुत ही भाव विह्वलता में कहा कि दोस्त मैं अंधा हूं, इसलिए ना तुम चाहते हो कि मैं इसे फेंक दूं और तुम इसे उठा लो। अब मेरे समझ में आ गया, तुम दोस्त नहीं हो, नहीं चाहिए मुझे तेरी दोस्ती। परमात्मा ने मुझे एक सहारा दे दिया है। आदरणीय शिक्षकों से विशेष निवेदन है, जिस उम्र में आपके सामने बच्चे आते हैं उन समय में उनको यही लगता है कि उनको परमात्मा ने एक अच्छा राह दे दिया है, और उसे लगता है, उसको लगा बहुत परमात्मा ने मुझको एक लाठी दे दिया है, सहायता किया है, कीमती लाठी दे दिया है, और तुम मुझसे उसे छीनना चाहते हो। मुझे तेरी दोस्ती नहीं चाहिए। अब समझ में आ गया, तो दोस्ती के नाम पर कलंक है, धब्बा है। अब वो सोचा, लो भाई दोस्ती भी मेरी कलंकित हो रही है, दोस्ती कलंकित हो रही है, नहीं होना चाहिए। तो उसने सोचा कि चलो भाई अब इसको छोड़ देते हैं, जो मन में आए इसको करें। समय थोड़ा सा ही समय बीता था। सांप है। समय बीतने के साथ जिस रास्ते पर स्टूडेंट चलते हैं, जो मंजिल है उसकी बीतने के साथ उनको वहाँ पहुँचा ही देती। सांप ही है, समय बीतने के साथ उठता है, डसता है, उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी ही दूरी पर इसके दोस्त को ये जानकारी होती है कि तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उसे बहुत दुख होता है कि क्या होता, थोड़ा और डांट सुन लेते उसका, थोड़ी और गाली बर्दाश्त कर लेते उसका, यदि हम उसके हाथ में पड़े सांप को छीनकर उससे फेंक देते तो और होता क्या।
थोड़ा नाराज हो जाता वह मुझसे, दोस्ती टूट जाती, लेकिन अब तो इस दुनिया में वो नहीं है। समझदार के प्रति, समझदार को ज्यादा दायित्व है, जो आंख वाला है उसका दायित्व अधिक है। आप शिक्षकों का दायित्व अधिक होता है। बच्चे जिस राह पे चलते हैं उस राह पे उसे इसलिए चलते देना कि कहीं मैं उसे कुछ कह दूं तो मुझसे नाराज ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए। उसे छोड़ देना यह किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि जब वह एक स्टूडेंट अपने अभिष्ट लक्ष्य को जिसको पा सकता है, एक विद्यार्थी में यदि एक आईएएस होने की संभावना है और उसका क्लर्क हो जाना उसकी सामाजिक दृष्टिकोण से उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जो आप जैसे शिक्षण करने वाले लोग हैं उनको, जो उसकी संभावना को समझ गए हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए तो उसकी उपलब्धि नहीं, उसकी हार है, उसकी पराजय है। तो हमारा दायित्व अधिक है। हम इस स्थिति में नहीं रह सकते हैं कि कोई हमसे नाराज हो जाए, कोई हमसे रुष्ट हो जाए, कोई हमसे किसी भी तरीके से किसी हमारे बात से नाराज होकर हमको छोड़ दे, यहाँ से चला जाए। इन चीज़ों से मुझे ऊपर उठना पड़ेगा और हम कोई बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि एक विद्यार्थी की विफलता पर, एक विद्यार्थी की असफलता पर एक संवेदनशील शिक्षक, एक संजीदगी से भरा शिक्षक वो बहुत बहुत रोता है, बहुत बहुत उसे दर्द होता है, बहुत बहुत दुख उसको होता है। जिंदगी में पढ़ाने के शैली, पढ़ाने के तरीके ये बदलते रहते हैं। तो मैं एक निवेदन और आपसे करूंगा, कोई भी तरीका जो आया है वो अंतिम नहीं है, ये समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो विद्यार्थी की मन स्थिति को समझकर अब सीधे अगर आपको लगता है कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसको मैं सीधे कह दूं अगर कि तुम्हारा ये राह ठीक नहीं है, और आपको लगता है कि वो शायद ये सुन करके और उदंडता से पेश आए, तो आप इंतज़ार करें और समय जो उचित लगे आप उसके साथ चलें, बहें, और जहाँ लगे, जहाँ उसकी धारा थोड़ा, जहाँ लगे कि वो थोड़ा सुनने की स्थिति में अभी है, वहाँ उसे सुनाइए, जरूर सुनाइए। आपका जागा होना बहुत आवश्यक है। तो तरीका का निर्माण कीजिए, तरीका को ढूंढिए, अन्वेषण कीजिए, परंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम ये कह दें मेरा तो काम केवल पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, अब वो सही दिशा में हमारे द्वारा लिए गए जानकारी को सही उपयोग किया कि गलत उपयोग किया, ये तो मेरे बस में नहीं था। ये सच है कि आपके बस में नहीं है, परंतु आपके बस में एक चीज़ है और वो है हर संभव ये कोशिश करना कि आपके द्वारा दी गई ज्ञान, आपके द्वारा दी गई जानकारी का वह अधिकतम बेहतर उपयोग करें, इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने मान, सम्मान, अपमान इनसे ऊपर उठकर समाज की सेवा करते रहे हैं, भविष्य को संवारते रहे हैं। समाज के भविष्य को आप संवारते ही रहेंगे और जो आत्मसम्मानित होते हैं उन्हें समाज या राष्ट्र के सम्मान की ज़्यादा भूख नहीं रहती है। वो और शिक्षण कार्य आत्मसम्मान का कार्य है। एक बार फिर से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।